यस बेटा, इस क्लास में यहां तक कर लिया था। आगे देखिएगा, सेक्शन 9(1) हो गया। सेक्शन 9(1) कहता है कि इसके डिटेल्ड में प्रोविजन इस प्रकार है, ये देखो लास्ट लाइन में ये लिखा है, टेक्स्ट आर गिवन इन ब्रीफ, ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9(1) इज गिवन एज अंडर। कहता 9(1) के प्रोविजन ये दे रखे हैं, ध्यान से सुनना। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9(1) शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9(2)। कहता सेक्शन 9(1) की जो प्रोविजन है ना वो किसके आगे रहेंगे, 9(2) के अधीन रहेंगे। मतलब 9(2) ने कुछ कहा और 9(1) ने कुछ कहा, तो कौन सी बात पहले लगेगी, 9(2) की। समझाइए मेरी बात, मतलब 9(2) के जो प्रोविजन है उनको पहले कंसिडर करेंगे बजाय 9(1) के। भाई 9(2) के प्रावधान है वो 9(1) के अधीन होंगे, मतलब सब्जेक्ट टू, समझिए। कारण है कि गवर्नमेंट को ये था कि हम फ्यूचर में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएंगे जब 2017 में एक्ट बना। टिल डेट 2023 अभी तक गवर्नमेंट लेके नहीं आई है, लेकिन लाना है इसको। अब कब लाएगी वो देखते हैं। तो सेक्शन 9(2) बनाया इन्होंने किसके लिए, पेट्रोल और डीजल के लिए। इसलिए पेट्रोल और डीजल का जो भी रूल बनेगा, अब मान लो पेट्रोल और डीजल का कोई भी रूल बने, वो रूल लागू होगा। अब मान लो वो रूल जो बनाया है वो 9(1) उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो ना हो चाहिए, क्योंकि सेक्शन में क्या लिख दिया, 9(2) बढ़ाए। मतलब 9(2) के जो प्रोविजन है वो पहले, मतलब 9(2) ओवरराइड करेगा 9(1) को, समझा क्या। मतलब 9(2) और 9(1) में कन्फ्लिक्शन है, 9(2) और 9(1) में, तो 9(2) प्रिवेल करेगा। समझा गई मेरी बात। सर क्या है उसमें, अभी कुछ नहीं पढ़ना, बस नॉलेज के लिए बीकॉम लेवल पे हो, बाई बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ हक तो दो बेटा, आपको नॉलेज तो कम से कम, ठीक है। देखिएगा, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9(1) शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9(2). कहता 9(1) के सब्जेक्ट टू कंडीशन 9(1) के सब्जेक्ट टू कंडीशन 9(2) के, समझ आ गया बेटा। तो इसके इट मींस इफ प्रोविजन आर गिवन अंडर सेक्शन 9(2) then the same shall be applicable under then the same shall be applicable, मतलब वो लागू होंगे, जो सेक्शन जो बातें 9(2) ने बोल दी वो सारी बातें लागू होंगी। एंड नोट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9(1), मतलब 9(2) में अगर कोई बात बोल दी तो वो 9(2) पे लागू होगी 100%, चाहे 9(1) उस पर लगता हो या ना लगता हो। समझ आ गई मेरी बात। Then the same shall be applicable and note the provision of section 9(1). मतलब 9(2) में अगर कोई प्रोविजन दे दिए तो 9(2) के प्रोविजन लागू होंगे, उसके ऊपर फिर 9(1) के प्रोविजन लागू नहीं होंगे, क्योंकि 9(2) स्पेशल सेक्शन है बेटा, किसके लिए, पेट्रोल डीजल के लिए। फॉर एग्जाम्पल अंडर सेक्शन 9(2) सेपरेट प्रोविजन हैज बीन गिवन ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, hence provision of subsection 1 shall not be applicable on supply of petroleum product। बोलो बात समझ आएगी। मतलब कहता है सेक्शन 9(2) में अगर कोई प्रोविजन दे दी तो 9(2) वाले लागू होंगे, 9(1) वाले लागू नहीं होंगे, क्योंकि एक स्पेशल सेक्शन है, इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है, तो वही लागू होंगे, इस पे 9(1) लागू नहीं होगा। इसको छोड़ के 9(1) सभी चीज में लागू होगा। समझ आ गई मेरी बात। चलिए अब देखना, अब एक बात सिंपल, नहीं समझ में आ रही बेटा, सिंपल है बेटा। 9(1) एक कॉमन सेक्शन है जो हर सप्लाई पे लगेगा, और 9(2) एक स्पेशल सेक्शन है जो पेट्रोल के बारे में कोई सेक्शन बता दिया तो 9(2) लगेगा, 9(1) नहीं लगेगा। बाकी कोई गुड्स है, रेडीमेड गारमेंट्स है, फैन है, इलेक्ट्रिक आइटम है, फर्नीचर है, उस पर सब पे क्या लगेगा, 9, बट पेट्रोल पे क्या लगेगा, 9। ठीक है, अच्छा आगे क्या कहता है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9(1) शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मैं कोई ज्यादा डिटेल पता लग गया, पता है हमारे को ये बात। तो द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9(1) शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन एल्कोहलिक लिकर। अब ये क्या आराम कथा पढ़ी हमने, बुक वाले का लेवल समझ गए क्या है, बुक वाले का लेवल समझ गए क्या। अभी हमने कहा 9(2) लगेगा तो 9(1) नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है कि 9(1) एल्कोहलिक लिकर पे नहीं लगेंगे, तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, महाभारत कर रहे थे।
92 पे 91, अब क्वेश्चन कहता है अल्कोहलिक लिकर पे 91 नहीं लिखेगा, मतलब वही बात बोल रहे हैं। समझ आ गई कि नहीं आ गई? जब नॉलेज हो जाती है तो हमें पता लगता है कि बुक वाला भी देखो कैसे घुमा घुमा के पागल बना सकता है आपको, वही चीज है बेटा इसके अंदर। ठीक है, आगे देखना, दिस टैक्स शैल बी लेविड ऑन द सप्लाई। जब नॉलेज हो जाती है ना तो चीज समझ में आती है, ऐसा लगता है हाँ देखना कितनी, देखना दिस टैक्स शैल बी, दिस टैक्स मतलब 91, मतलब कोई भी गुड्स की सप्लाई करोगे तो उस पर टैक्स लगेगा, और टैक्स का इवेंट क्या है? सबसे पहले यही से स्टार्ट किया था मैंने, तुमको पता था। दिस टैक्स शैल बी लेविड ऑन ऑफ गुड्स और धन्यवाद बताने के लिए। ठीक है, चलिए, दिस टैक्स शैल बी लेविड ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। ऑब्वियस है, सीजीएसटी तो लगता है इंट्रा पे है। अरे बोल लो, द रेट ऑफ टैक्स शैल बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, जो काउंसिल है वो नोटिफाई करेगी रेट क्या है। अभी तक क्या क्या रेट नोटिफाई किए देखो, करंटली 3 rates are has been notified which 5%, 12% और 18%. There are combined rate of CGST, SGST which may be maximum up to 40%. घुमा के वही बात है, मैक्सिमम रेट क्या हो सकती है 40। However on the some लग्जरी आइटम पे ये भी रेट है। एनी इस पे मतलब आपसे कोई क्वेश्चन बोले कि जीएसटी की रेट कौन नोटिफाई करेगा 2 नंबर में? सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने ये समझाना था बस, आपको इसके अलावा और कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। ठीक है, rate of tax on different goods and services shall be notified by the central government. The government can't determine the rate arbitrarily. These rates are determined by the notified by the government on the recommendation of the GST council. मतलब आपसे क्वेश्चन लिटरली ये पूछे कि जीएसटी में रेट कौन नोटिफाई करेगा, तो आप कहोगे जीएसटी में रेट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी और जीएसटी काउंसिल के सुझाव रिकमेंडेशन पर। किसके रिकमेंडेशन पर? और ये चीज लिख लेना, आप नोट्स में जाके लिखना चाहो, बस इस पैरे का ये मतलब है। मतलब एक एक लाइन में एक एक पैरा जा रहा है पूरा। अगर आपने मेरा लिखना, मैं कहता हूँ 90 प्लस नंबर जीएसटी में है, 90 प्लस, एक महीने में जीएसटी पूरी करवा दूंगा, लगभग 1 से 1.5 महीने में, क्योंकि 40 मिनट थ्योरी नहीं बेटा, ऐसे में दिल मत तोड़, प्रैक्टिकल है सारा। ये थ्योरी लग रही तेरे को? नहीं, प्रैक्टिकल है बेटा सारा। वैसे तो है बट क्वेश्चंस तो ऐसे ही आएंगे इस पे। नहीं वैसे भी आएंगे जैसे आप सोच रहे हो, वो तो फर्स्ट चैप्टर में थे, इसमें तो नहीं। आगे भी बताएंगे। इसमें 2 या 4 नंबर का जाएगा बस, पेपर 100 नंबर का है ना, दोनों चीज आएंगी। देखने में ऐसा लगती है ना कि थ्योरी आ रहा है, देखने में ऐसा लग रही है। नहीं आएगा आगे, बस समझ में। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस बी डिटरमाइंड एज पर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन। अब सुनो, अब कोई चीज की जीएसटी लगेगी, रेट डिसाइड होगी कॉमन, 10%, 12%, 15%, जो भी रेट डिसाइड होगी, किस चीज पे लगाओगे वैल्यू पे? कितने की सेल की? अब आपको पता है लोग सेल करेंगे 100 रुपए की, बिल कम का काट देंगे ताकि वैल्यू, अंडर बिलिंग करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा हमें पता है इंडिया वाले कितने, कहते हैं हम उसकी वैल्यू निकालेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15। तो वैल्यू निकालने का सेक्शन 15 है, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पूरा प्रैक्टिकल है टोटल, कोई थ्योरी नहीं है उसमें, सारा प्रैक्टिकल है। 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें थ्योरी है ही नहीं, प्रैक्टिकल है सारा। तो कहता हूँ 60 नंबर के लगभग प्रैक्टिकल आएगा, 40 नंबर के लगभग, मतलब थ्योरी भी प्रैक्टिकल होगी बेटा। ठीक है, तो यहां पर हमने ये पढ़ा, मतलब सप्लाई की, फिर हम क्या निकालेंगे वैल्यू किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे? जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग बस। और जीएसटी एक्ट में कौन सा सेक्शन वैल्यू के बारे में बताता है? वैल्यू के बारे में सेक्शन 15 बताता है। अब ये सर सेक्शन 15 कैसे निकालनी वैल्यू, ये पूरा चैप्टर बेटा पढ़ेंगे अपने। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन ऑफ टैक्स शैल बी एज पर द मेथड प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। और उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स कलेक्ट करेगी, जो मेथड गवर्नमेंट ने बना रखा है। हाल फिलहाल क्या मेथड है? 1 महीने का टैक्स कब देना होता है? अगले महीने। आगे बात समझो। उसके बाद सुनना, टैक्स शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन ओनली। हाँ, जिसने जीएसटी में रजिस्टर करवा रखा वही टैक्स पे करेगा, जिसने रजिस्टर नहीं करवा रखा वो टैक्स कैसे भरेगा? उसके बाद तो जी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है बेटा। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड
सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स शैल बी लेविड ऑन द पेट्रोलियम प्रोडक्ट फॉर सच डेट एज मे बी नोटिफाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 9(2) दोबारा बता रखा है, कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि सेक्शन 9(2) का 9(1) पढ़ लिया बेटा। 9(2) में कहता है पेट्रोल डीजल पर हम जीएसटी लगाएंगे, फ्यूचर में कोई डेट होगी उससे, और इसमें ये लिखा हुआ है हाल फिलहाल अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया है। समझा जी? लिखा हुआ बेटा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स शैल बी लेविड ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम सच डेट एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो डेट नोटिफाइड करेगी गवर्नमेंट डेट नोटिफाइड पता किस में करती है? ऑफिशियल गजट में करती है। किसमें करती है? ऑफिशियल राजकीय प्रपत्र बोलते हैं उसको, ठीक है, ऑफिशियल गजट में करती है। अभी तक उसकी कोई डेट डिसाइड नहीं हुई है। समझा क्या? ये क्या पढ़ा? पहला हमने सप्लाई पे लगेगा। दूसरा सेक्शन 9(1) ये कहता है कि आपने जो जितना भी इंट्रास्टेट सप्लाई वगैरह की उस पर हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे, उस रेट से कलेक्ट करेंगे जिस रेट से गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। मैक्सिमम रेट सीजीएसटी की 20% है, मतलब एसजीएसटी की कितनी होगी? 20 होगी। टोटलिटी में कितनी होगी? 40 होगी। लेवी होके उसके बाद गवर्नमेंट कलेक्ट उस तरीके से करेगी जो मैनर गवर्नमेंट ने क्या किया? प्रिस्क्राइब किया। 9(1) ये बोलता है। 9(2) ये बोलता है कि मैं पेट्रोल और डीजल पर लगूंगा, और 9(2) के प्रोविजन आगे तो 9(2) लगेगा, फिर 9(1) नहीं लगेगा। मतलब फिर कहता है डिटेल में हम पढ़ते हैं 9(1) को। कहता है सबसे पहले क्या बोला भाई साहब ने कि 9(1) एल्कोहलिक लिकर पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पर 9(2) लगेगा। ठीक है। फिर कहता है कि 9(1) लगने के लिए सप्लाई होनी चाहिए। अच्छा, हमें पता है गुड्स या सर्विस या दोनों की सप्लाई होनी चाहिए, हमें पता है। फिर क्या बोलता है? कहता मतलब सीजीएसटी लगने के लिए इंट्रास्टेट सप्लाई होनी चाहिए। हाँ, इंटरस्टेट होगी तो आईजीएसटी लग जाएगा। बोल समझ आएगी? उसके बाद क्या कहता है? टैक्स की रेट कौन नोटिफाई करेगा? गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। और टैक्स कलेक्ट कैसे करेंगे? वैल्यू कौन निकालेगा? वैल्यू हम जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और जीएसटी एक्ट में सेक्शन 15 में वैल्यू निकालने का मेथड बता रखे हैं, वो मेथड हम चैप्टर में करेंगे बेटा। उसके बाद बोलता है और गवर्नमेंट जो मेथड प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है उससे वो टैक्स क्या करेगी? कलेक्ट करेगी। यहाँ तो कोई डाउट है? पक्का? मैंने एक एग्जांपल कराया था बेटा आपको, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या बेटा? कहाँ समझाया था मैंने आपको? बताओ। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, याद आ गया बेटा। आपने जीएसटी अगर रेगुलर नहीं पढ़ी घर जाके आधा घंटा, कोमल बिल्कुल नहीं पढ़ रही, मेरे को कंफर्म है तेरा। आधा घंटा जो जीएसटी पढ़ा रहा हूँ ना, ये पढ़ लिया नहीं बेटा, लास्ट में ऐसे लगेगा यार कुछ समझ में नहीं आया। और मैं इतना बोलता हूँ, मेरा सारा बोला हुआ बेकार हो जाएगा अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे जीएसटी। मजाक नहीं कर रहा। जीएसटी बेटा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो आपकी लाइफ में भी काम आएगा। प्लीज आप ये मत सोचो मैं ये करूंगा ये करूंगा, ये आपको पता नहीं कहाँ काम आएगा, नॉलेज लोगे तो। मैंने ये बताया था फॉरेन से आपने कोई सर्विस ली, ठीक है, तो फॉरेन वाला आपसे क्या करेगा? पैसे लेगा, सर्विस की वैल्यू, बोलो बेटा, प्राइस लेगा उसकी। और सर्विस दी है तो जीएसटी तो लगेगी उसके ऊपर, क्योंकि सर्विस कहाँ दे रहा है? इंडिया में। तो मैंने कहा था अब वो फॉरेनर है, पहले वो मेरे से टैक्स कलेक्ट करे, फिर वो टैक्स कलेक्ट करके किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा, है ना। तो वो इंडिया के बाहर है, वो इंडिया की गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन मानने के लिए है ही नहीं, बाउंड तो है ही नहीं। तो मैंने ये कहा था इस केस में कुछ केसों में दिक्कत आती है गवर्नमेंट को, कुछ केस में क्या आती है बेटा? गवर्नमेंट को दिक्कत आती है। नीरज पहले तो कंसेप्ट को समझ कि जीएसटी है क्या। मतलब जो गुड्स की सप्लाई कर रहा है, गुड्स की सप्लाई मतलब सेल, समझ गया? तो उसको सप्लायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लायर। सेल करने वाला, सेलर को क्या बोलते हैं? सप्लायर। और जो गुड्स खरीदता है ना या सर्विस खरीद ले रहा है उसको रिसिपिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसमें कॉमन वर्ड क्या यूज होते हैं? सप्लायर और रिसिपिएंट, ना कि सेलर और बायर। है सेलर बायर ही, लेकिन वर्ड क्या यूज होते हैं? मेनली सप्लायर और रिसिपिएंट। तो होता क्या है? सप्लायर रिसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को देता है। अब फॉरेन वाले एग्जांपल में सप्लायर कहां पर है? फॉरेन में। रिसिपिएंट कहां पर है? इंडिया में। तो इंडिया से टैक्स कलेक्ट करेगा। फॉरेनर, मान लो फॉरेनर यूएसए का है, तो यूएसए से टैक्स कलेक्ट करके फिर भारत सरकार को देगा, तो दिक्कत नहीं होगी थोड़ी लंबा सा? और वो कहेगा मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात नहीं मानता, मैं तो यूएस गवर्नमेंट, जो बाइडन, समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट ने कहा ये तो टेढ़ा काम हो गया, ये बाउंड भी नहीं है बिल्कुल, और आप बाउंड कर भी नहीं सकते। वो अगला इसको कहेगा लेना तो ले, नहीं तो लेना मत ले। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिवर्स काम कर दिया, उल्टा काम कर दिया। रिवर्स समझ गए? रिवर्स कर दिया।
कि इसके वैसे तो नॉर्मल कौन देता है, किसको, हाँ। अब इस केस में कहते सप्लायर नहीं देगा, दैट इज रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसको शॉर्ट बोलते हैं RCM। एक एग्जांपल ये हो गया। ऐसे बहुत से एग्जांपल है, 15-20 एग्जांपल है जिन केस में गवर्नमेंट सप्लायर से नहीं लेती, किससे लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट की मजबूरी बन गई वहां पर। ये मजबूरी समझ आए कि मजबूरी क्यों बन गई, ठीक है। एक एग्जांपल और, ट्रक ट्रांसपोर्ट, ट्रक वाला क्या देता है, सर्विस देता है। आपने यहाँ से मेरठ गुड्स भेजे, रोज ही भेजते अपने मेरठ गुड्स भेजे, 50,000 रुपये, कम से कम भाड़ा 50,000 रुपये किराया, 50,000 रुपये, सर्विस कौन दे रहा है, ट्रक वाला। वो क्या है, सप्लायर। जिसको गुड्स ले जाके दिए उसने मेरिट में, वो क्या, रिसिपिएंट। अब रिसिपिएंट क्या करे, सप्लायर को क्या दे, GST दे, सर्विस दी है ना इसने। और ये ट्रक वाला क्या करे, तुम्हें लगता है ट्रक वाला GST जमा करा देगा, वो कहते इतना पता होता तो फिर ऑफिस में बैठा होता मैं। समझ आएगी नहीं, बर्निंग इश्यू है कि नहीं है। सर ये बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इसके 10 गाड़ियां हैं, हाँ वो तो करवा देगा, लेकिन समझ रहे हो क्या, एक मोड आया उठे में GST छोड़ आया, तो अब ये दिक्कत आ गई। तो इस केस में भी गवर्नमेंट ने क्या कहा, रिसिपिएंट देगा। मतलब जहां जहां पर गवर्नमेंट को दिक्कत आई ना, वहां पर उन्होंने रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, तो उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब यहां पर वो टैक्स वो नहीं देगा, रिसिपिएंट देगा। अभी आएंगे फिर, अगला टॉपिक यही है बेटा हमारा, चलिएगा। पेमेंट ऑफ टैक्स बाय रिसिपिएंट, पेमेंट ऑफ टैक्स बाय रिसिपिएंट ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, RCM बोलते हैं शॉर्ट में, बड़ा फेमस वर्ड है ये RCM। कितने वर्ड है, RCM कितने वर्ड है, तो सेक्शन 9 3 है ये, ठीक है। तो 9 याद आएगा तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। ये थोड़ा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसका सेक्शन याद है, मजा आता है पढ़ने में। तो 9 3 किसका है, 9 1 किसका था, हाँ GST लेवी होगा, गुड्स पे GST लेवी होगी मैक्सिमम रेट से। 9 2 9 3 9 2 भी याद रह जाएगा, देखो पेट्रोल डीजल दो ही बड़े, दो ही है। RCM 3, RCM 9 तो है ही, ठीक है। 9 1 किसका था, लेवी होगा, है ना। लेवी किस पे होगा, है ना, सभी कॉमन पे सभी पे लेवी होता है, और गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी, पूरा प्रोसेस है उसके अंदर। मैक्सिमम रेट 20 30 40 है ना, सभी गुड्स पे लगेगा। फिर 9 2 उसका है, 9 2 लगेगा तो 9 1 नहीं लगेगा। फिर 9 3 9 2 हो गया। फिर कहते डिटेल में समझाऊंगा मैं, समझा, कहता जहाँ 9 2 लगेगा वहाँ 9 1 लगेगा, अच्छा। फिर कहता गुड्स होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, मैं ओके। फिर कहता सप्लाई भी होना चाहिए, मैं ओके। कहता गवर्नमेंट रेट नोटिफाई करेगी, मैं ठीक है ओके धन्यवाद। फिर कहता है गवर्नमेंट ने जो मैंने प्रेस्क्राइब किया उस हिसाब से हम कलेक्ट कर लेंगे, थैंक यू। पेपर में नहीं आएगा बस, इसमें से कोई भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने बताया वही आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब आ जाओ RCM। RCM यहां पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जाके एक चैप्टर कराऊंगा प्रैक्टिकल, टाइम ऑफ सप्लाई। क्या बेटा, मतलब कि हम कब मानेंगे कि ये सप्लाई का टाइम है, वो लड़ाई रहेगी, डेट डिसाइड करने की, कौन सी डेट को मानोगे। 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल, पक्का आएगा, डैम श्योर। मतलब आपको 8-10 डेट दे रखी होगी, कहते किस डेट को सप्लाई मानेंगे, उसमें पेन भी नहीं चलाना आपको, है ना, है ना। बस डेट निकालने की, किस डेट को हम सप्लाई मानेंगे, उसमें रूल इतने हैं, थोड़ा कंफ्यूजन सी हो जाती है। रेगुलर पढ़ोगे तो नहीं आएगा, बहुत ईजी है, बस एक डेट बतानी, इस डेट को सप्लाई मानेंगे 8 नंबर, कुछ नहीं करना आपको, डेट बतानी, ये डेट है, और वो डेट 5 मिनट दिमाग से सोचोगे तब आएगी डेट निकल के। आई बात समझ, चलिए। तो अपने क्या कर रहे हैं बेटा, पेमेंट ऑफ टैक्स बाय रिसिपिएंट ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस। कहता है जो गुड्स और जो सर्विस, जो गुड्स और जो भारत सरकार ने नोटिफाइड कर दी, उन पर सेक्शन 9 3 के अकॉर्डिंग
RCM लगेगा। आ जाओ सर, ये क्या है? ये वही कथा है जो मैंने बताई। ये देखो, तुम्हें कहोगे गुरुजी ए ऑफिशियल गजट गजट सर, किसी पे रिवर्स चार्ज लगाना तो क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। नोटिफाई कहाँ करेगी? दीवारों पे लगा के ना, राज्य के प्रपत्र में, ऑफिशियल गजट में। तो आपके घर घर आके तो पोस्टर लगाएगी नहीं सर, वो मेल कर देगी सर, वो टीवी में ना जी चैनल पे न्यूज दे देगी ऑफिशियल। चलिए भाई साहब, जो अपने यहाँ जीएसटी पढ़ाते हैं ना, वो जीएसटी ही पढ़ाते हैं, मजाक करते हैं। बेटा ये तो आएगा नहीं, वो तो आएगा नहीं। अरे तू आएगा नहीं आएगा वो छोड़, तू उस बच्चे को जीएसटी सिखा दे, बात खत्म। इम्पोर्टेंट नहीं है वो, उसको जीएसटी बढ़ाने के लिए ना सबसे पहले खुद को पढ़नी पड़ेगी उसको। ये हाल है गंगानगर। गंगानगर में तो बेटा आरसीएम लगेगा। अब देखो, जो जो गुड्स क्या कर दी उसने, नोटिफाइड गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज, ये सब ऐसे लिखा हुआ, कोई यूज नहीं होगा हमारे। पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, एक लाइन बता सकता हूँ, लेकिन कोई यूज नहीं होगा बेटा आपके, ठीक है। ये देखो, ये पूरा चैप्टर आगे आएगा। आपसे कल कल लिख देगी एक्सप्लेन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो अपने क्या लिखना है आपने कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। देखो हमेशा कोई भी चीज लागू होगी ना, तो आपने एक कॉमन वर्ड है, रिकमेंडेशन देगी जीएसटी काउंसिल और लागू करेगी सेंट्रल। हमेशा जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन नहीं देगी तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट लागू नहीं करेगी। समझ में गया? और बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशन वही देगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी, आपको बस वो राजनीति आ जाएगी फिर वहां पर अपने, ठीक है। चलिए, क्योंकि वो उनका वहां पर बहुमत है बेटा, है कि नहीं, सीधी सी बात है। चलिए, तो ये इसमें अगर आपसे ऐसे आ जाए कि ब्रीफ नोट लिखो आरसीएम पर, क्या लिखो? आया हुआ है क्वेश्चन 8 नंबर में, तो आप लिखोगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अगर जीएसटी काउंसिल किसी सर्विस को या गुड्स की सप्लाई को अगर नोटिफाइड कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, किसमें? सेक्शन 9(3) के अंदर, तो उस पे ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाता है। इट मीन्स उस सप्लाई के केस में, उस सप्लाई के केस में रिसिपिएंट जो है टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, सप्लायर टैक्स पे नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर 1, अगर इंडिया के बाहर से आपने सर्विस ली तो उस केस में रिसिपिएंट जीएसटी पे करेगा। नंबर 2, जीटीए, क्या? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, क्या? जीटीए के केस में भी रिसिपिएंट तो वैसे उसमें 2 होते हैं, वो चलो ये भी क्लियर कर देता हूँ। एक तो फैक्ट्री वाला जहां से गुड्स ले गया, एक दुकान वाला जिसको लाके दिया। सर्विस तो दोनों को दी ना। अब सर्विस किसको दी? दोनों को दी ना। जिसने किराया दिया ना, किराया जिसने ट्रक वाले को, वो माना जाएगा रिसिपिएंट। अगर फैक्ट्री वाला किराया देता है तो फैक्ट्री वाला रिसिपिएंट है, और वो देता है तो वो रिसिपिएंट है। समझा कि? तो जीटीए के केस में भी क्या लगता है? आरसीएम लगता है। जीटीए बड़ा कॉमन, वो ट्रांसपोर्ट वाला ही, ट्रक वाला ही है, लेकिन यहाँ देश में ट्रक वाला नहीं करते, जीटीए बोलते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से। क्या बोलते हैं? जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, उसको अच्छा नाम दिया जीटीए, ठीक है ना। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मतलब ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रक वाले की बात है, बिल्कुल 100% वही है, लेकिन उसको ट्रक वाला नहीं बोलेंगे, बुरा मान जाएगा। क्या बोलना है? जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। दूसरा एग्जांपल है। तीसरा ईसीओ, ओ पीसीओ नहीं, ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सर ईसीओ क्या होता है? अमेजोन क्या है? ईसीओ है। हाँ, अमेजोन फ्लिपकार्ट क्या इश्यू है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। कहाँ दुकान है इनकी? कोई दुकान नहीं है, कहीं दुकान नहीं है। डिलीवरी पॉइंट है ये इनका, डिलीवरी पॉइंट है इनका ये। और ये भी सिर्फ बताऊँ, अमेजोन का नहीं है, अमेजोन ने आगे कंपनी है, उसका नाम ध्यान नहीं मेरे, जिससे टाइप है। ई कार्ड नहीं, दूसरी कंपनी एक और, जिनको लॉजिस्टिक का काम दे रखा है।
ठेके पे। नहीं नहीं, ई कार्ड को नहीं है, मेरा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है नाम, और कुछ नाम है इसका, लॉजिस्टिक कंपनी है ये। इनको कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है लगभग 150 सिटीज के अंदर, इनको दे रखा है कि भी हमारे पार्सल बांटोगे आप बस। हाँ, इनको डिलीवरी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर है ये, इन्होंने हमसे लिया है, ना कि डायरेक्ट अमेजोन ने लिया हुआ है। लेकिन ठीक है, अमेजोन का काम है तो अमेजोन ही बोलते हैं सारे, अमेजोन के थ्रू है। अमेजोन वाले आते हैं, चेक भी करके जाते हैं भाई, ठीक है, लेकिन अमेजोन नहीं है, उसकी सब्सिडरी है, समझ गए। लॉजिस्टिक कंपनी है, उसका लॉजिस्टिक लिमिटेड ऐसे करके नाम है, आगे वाला मैं भी भूल गया, अजीब सा नाम है उसका, रेंट एग्रीमेंट में देख के उठाऊंगा। तो ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, देखो क्या होता है उसमें, क्या करता है अमेजोन, आपने बेचना सामान, आपने खरीदना है, आप दोनों को मिलाता है। आपने ऑर्डर दिया अमेजोन के साइट पे, बोलो ऐप पे ऑर्डर दिया, आप मेरे से जुड़े हुए हो, आपका ऑर्डर आते आपको पास हो जाएगा, आप ऑर्डर तैयार करोगे, मेरा लड़का आएगा शाम को, आपसे ऑर्डर लेके जाएगा, वो ऑर्डर मैं इसको पहुंचा दूंगा, बस। ना मेरा कुछ, ना मेरे गुड्स, कुछ भी नहीं है मेरा, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ और एक वेबसाइट और एक ऐप के थ्रू काम हो रहा है, समझ रहे हो। अब बताओ किसने किसको सर्विस दी? सर आप ही बता दो, किसने सर्विस दी बेटा? ये सर्विस प्रोवाइडर है, बोलो है या नहीं? ये कस्टमर है, इसके गुड्स बेचे ना, अरे बोलो, ये क्या है? रिसिपेंट है, बोलो बेटा। तो ईसीओ के केस में सर्विस प्रोवाइडर कौन है? अमेजोन। अमेजोन है, लेकिन जीएसटी आप पे करोगे उसकी, बताऊंगा वो डिटेल में बताऊंगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, पूरा चैप्टर है, टीसीएस भी आएगा इसके अंदर, मजेदार है, मजा आएगा पढ़ने में। तो इस तरीके के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है नोटिफाइड सर्विस अंडर, अभी तक किस किस को नोटिफाई किया है, सभी याद नहीं करनी, देखो द गवर्नमेंट बाय इशूइंग नोटिफिकेशन एज पर द सर्विस प्रोवाइडर, ओहो माय गॉड, पहली पहली क्या लिखी इसने, ठीक है, गुड्स ट्रांसफर एजेंसी, एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बताऊंगा अभी क्या होता है। गवर्नमेंट, कंपनी डायरेक्टर, इंश्योरेंस एजेंट, रिकवरी एजेंट, ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, बस बहुत कुछ है, इतना तो बहुत है। अब सुनो, देखो बेटा, जीटी तो बता ही दिया। एडवोकेट क्या होता है? इंडिविजुअल एडवोकेट क्या होगा? एक सिंपल एडवोकेट है, वो आपका केस लड़ रहा है, आपका केस, आपके ऐसे ऐसे केस चल रहा है मेरे ऊपर, आप सुना, ठीक है, वो आपको क्या करे? सर्विस, आपसे क्या लेगा? फीस। सर्विस प्रोवाइडर, आप सर्विस रिसिपेंट हो, बताओ सर जीएसटी किसने देना चाहिए? एडवोकेट, लेकिन एडवोकेट पे नहीं है, कौन देगा? रिसिपेंट। अब बच्चा कहता सर एक डाउट है, अगर कोई क्लास लगा, सर मैंने सर्विस ली, अच्छा सर मैं तो जीएसटी नंबर ही नहीं है, मैं कैसे जीएसटी पे कर दूंगा? समझाई मेरी बात? तो वो एग्जाम्प्ट है बेटा, अगर एडवोकेट से किसी कंपनी ने ली, किसी फर्म ने ली, समझ रहे हो, उनके लिए है ये, तो कंपनी फर्म क्या है? रजिस्टर्ड है वो, तो वो एडवोकेट से सर्विस लेते हैं। अब मान लीजिए किसी ने हत्या कर दी, छोटे कोई राम नाम व्यक्ति ने, उसका केस लड़ रहा है, तो वो क्या जीएसटी? वो नहीं है, इंडिविजुअल के केस में नहीं है, इंडिविजुअल एडवोकेट है, समझ रहे हो, किसी कंपनी को सर्विस दी उसने, किसी फर्म को दी, किसी ट्रस्ट को, समझ, उनसे जीएसटी कलेक्ट करे, नहीं करेगा, वो खुद पे करेंगे। सर वो कैसे पे करेंगे? वो खर्चा दिखाएंगे, जितना फीस दी तो उस पर जीएसटी उनको देना पड़ेगा कंपनी को, समझा गई मेरी बात? तो आप लिख सकते हो, आपको लिखने के लिए एग्जांपल बताया, तो जीटी तो आपको याद रहेगा पक्का, ट्रक वाला, ठीक है। एक दूसरा क्या, इंडिविजुअल एडवोकेट। नंबर 2 इंश्योरेंस एजेंट और रिकवरी एजेंट, याद कर लो। इंश्योरेंस एजेंट सुनो होता क्या? इंश्योरेंस एजेंट जैसे एलआईसी है, एलआईसी का एजेंट किसके लिए काम करता है? एलआईसी के लिए। बोलो एलआईसी को सर्विस दे रहा है कि नहीं? यार एलआईसी को बिजनेस ला के देता है भाई साहब, बीमे करता है, बिजनेस किसको दे रहा है? वो एलआईसी को। तो
LIC को सर्विस दे रहा है या नहीं है? दे रहा है। और सर्विस कौन दे रहा है? एजेंट। ले कौन रहा है? LIC। तो LIC GST देगी, ना कि एजेंट। रिसिपेंट देगा उस केस में भी। ऐसे रिकवरी एजेंट होते हैं। रिकवरी का एजेंट आपको बहुत अच्छे से पता है, ये क्रेडिट कार्ड वाला कंसेप्ट चला हुआ है, ये बजाज कार्ड वाला, ये पर्सनल लोन, मुद्रा लोन ले लेते हैं, उसके बाद स्विच ऑफ, मिलते नहीं है। वो मजाक नहीं कर रहा, डेबिट। कितने यंग लड़के हैं वो कर लेते हैं, वो भरते नहीं है, फिर वो कॉल करते हैं, भाई साहब आपका बिल बाकी ये है वो है, रिकवर घर पे मांगने आते हैं। रिकवरी एजेंट लगे हुए हैं बोझने, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट घर पे मांगने आते हैं, भाई साहब क्रेडिट कार्ड यूज करके देखो, आप कभी घर पे मांगने आएंगे पैसे। वो रिकवरी एजेंट होते हैं। तो वो बैंक को या जिसका भी क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया, ICICI का, HDFC का, वो उनको क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। तो उसके ऊपर भी टैक्स कौन देगा? रिसिपेंट देगा, बैंक देगा, ना कि वो देंगे। समझा? इन्होंने छोटे को नहीं पकड़ा, बड़े को पकड़ा, सीधी बात है। समझा कि? तो इन केसों में बेटा क्या है? रिवर्स चार्ज में। अब देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, कल खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को मैं। ये रहा, ये देखो, ये आया था, व्हाट इज द मिंट बाय RCM, 2020 में आया। व्हाट इज द मिंट में रिवर्स चार्ज लिख दोगे। रिवर्स चार्ज में क्या होता है? कुछ केसेस में, मजेदार लिखो, कुछ केसेस में काउंसिल के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है कि उस केस में GST की पेमेंट सप्लायर नहीं रिसिपेंट करेगा, तो उस मैकेनिज्म को हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। 2 नंबर। अब इतना समझाया, आप भूल नहीं सकते यार, आप भूल जाओ तो दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। 10 मिनट लेट स्टार्ट किया था, 10 मिनट ज़्यादा बढ़ा दिया, 7:10 हो गए। पता लगा 1 घंटे का नहीं लगा, नीरज कहता मेरे को लगा। चलो बेटा।